बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसर आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ नई तरामीम जो की जा रही हैं लॉ में, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ नैब के लॉ के हवाले से, जिसके लिए आज 2-3 वज़रा ने गुफ्तगू फरमाई मीडिया से। कुछ बयानात में कुछ डिफरेंस रहा थोड़ा सा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐलान के बाद, जब काबीना के इजलास के बाद, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं शहबाज शरीफ साहब से इस पे मुशावरत नहीं करने वाले। उसके बाद वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम साहब की तरफ से भी सुनने को मिला कि जी मुशावरत की जाएगी शहबाज शरीफ साहब से। उसके बाद फिर बाबर अवान साहब ने भी कुछ यही अंदिया दिया। साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद मकबूल साहब, खालिद जावेद साहब सॉरी, उन्होंने भी यही कहा कि मुशावरत की जाएगी, ये शक बरकरार भी रहेगी, मुशावरत भी की जाएगी। अब कौन सच्चा है, कौन जो है वो गलत बयानी से काम ले रहा है, ये तो मैं इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये वक्त बताएगा क्या होता है। ऑर्डिनेंस के ऑफ कोर्स रेडी हो चुका है। कल वज़ीर साहब जो हैं इमरान खान साहब, वो भी इस हवाले से शायद अप्रूवल दे देंगे और सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। लास्ट जो ये पूरा कानून बना था नैब के हवाले से, वो 1999 में कहीं उस हवाले से बात हुई थी। अब कहा जा रहा है जी कि उसके अंदर कुछ तरमीम लाना ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो शक है उसके अंदर वो ये है कि जो तौसी है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस दफ़ा ये शक डाली जा रही है, ये शक को ख़त्म किया जा रहा है, ये उसमें तरमीम की जा रही है कि चेयरमैन नैब के ओहदे में तौसी की जा सकेगी। एक और इसी के साथ एक मुंसलिक खबर ये भी है कि डिप्टी चेयरमैन नैब हसन असगर साहब ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब डिप्टी चेयरमैन नैब भी आपके नहीं है। 8 तारीख को आपके जावेद इकबाल साहब का भी ओहदा ख़त्म हो रहा है, तो तरमीम इस वजह से भी बहुत ज़रूरी हो गई है। इस हवाले से बात करने के लिए बहुत ही हमारे सीनियर कानूनदान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद रज़ा कसूरी साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, APML के चेयरमैन भी हैं। सबको मैं सबसे पहले मैं सर को वेलकम करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अहमद सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी ज़ाती राय लूँगा इस हवाले से, ये जो तौसी दी जा रही है इसको कैसे आप देखते हैं। फिर अहमद साहब, ये अहमद साहब से मेरा सवाल है, ये जो तौसी दी जा रही है इस हवाले से पहले तो बात कीजिएगा, क्या लग रहा है आपको तौसी का जो पूरा अमल है, ये शक में तरमीम की जा रही है। फिर अपोजिशन लीडर वाले मसले पे मैं बाद में आपसे बात करूँगा, पहले तो अपनी ज़ाती राय दीजिएगा इस हवाले से, ये जो तरमीम की जा रही है इसमें। देखिए बात यह है कि हर एक जॉब का एक टेन्योर होता है। कईयों का टेन्योर जो होता है वो लॉ के मुताबिक होता है, यानी कानून के मुताबिक होता है। कईयों का टेन्योर जो होता है जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होती है वो थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसका टेन्योर आगे पीछे कर सकती है। अब चीज ये थी कि वो जावेद इकबाल साहब अपना टेन्योर 8 तारीख को मुकम्मल कर लेंगे और उसमें बड़ा वाशराफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि उसमें एक्सटेंशन नहीं है, यानी और उसका मकसद भी है कि जो लॉ मेकर से जो जिन्होंने ये बनाया उसी 1999 में ये इस लॉ को, उनका बुनियादी मकसद ये था कि एक आदमी इतने हाई प्रोफाइल जॉब पर जहाँ फुल ऑफ टेंशन है कि उसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, क्या करना है, अब यहाँ जो चोर चक्के तो नहीं आते, यहाँ तो वही लोग आते हैं जिनके साथ आप रोज क्लब में बैठते हैं, जैसे आप उनके साथ गॉल्फ खेलते हैं, वही कल को चोर पड़ के सामने खड़े होते हैं। अच्छा। तो अब उस सर्वर से हाल में उसी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि जावेद इकबाल साहब के जो भी उनका आप स्लीव सा प्रोग्राम जो वो करना चाहते थे, जो उनकी चाहत थी कि इस तरह वो कर चुके हुए हैं और जो एक्सटेंशन से जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो पूरा जो थ्रस्ट होगा अपोजिशन का वो उनकी एक्सटेंशन के ऊपर होगा और उन पर इतने वैसी नाजायज और जायज हमले होंगे कि कोई भी जो जज्बाती और एक गैरतमंद बंदा है वो इस किस्म के हमले बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सीधी। तो मैं ये समझता हूँ कि जावेद इकबाल साहब को खुद ही क्या चाहिए जी कि ही शुड से गुड बाय जी, काफी हो गया। अपना हाई कोर्ट में भी रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, एक दिन इस दुनिया से भी तो चला जाना है ना सीधी, तो वहाँ एक्सटेंशन कौन देगा वहाँ कौन सा। अब इसकी कुछ वजूहात होंगी ना, वो वजूहात आपको क्या लग रही है? मैं मोहसिन रजा साहब को भी वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। मोहसिन भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो।
जी मोहसिन भाई, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। मैं अहमद कसूरी साहब से एक सवाल कॉल कर लूँ। ये वजूहात क्या लग रही हैं आपको सर, किस बेस के ऊपर पीटीआई बड़ी इस वक्त सरगर्म है इनकी तौसी करने में, इस ओहदे की तौसी में? देखिए, प्रॉब्लम जो होती है कुछ लोगों से कुछ तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं जी, या शुरू से होती हैं या उनके नौकरी दौरान हो जाती हैं, एक ताल्लुकात बन जाते हैं। तो वो समझते हैं कि एक नया बंदा आएगा, वो नए से काम शुरू करेगा, उसका अपना एक एजेंडा होगा, उसकी अपनी एक सोच होगी, उसका एक अपना तर्ज़े तकल्लुम होगा, उसको साथ एडजस्ट करते हुए देर लगेगी। तो ये एक बंदा है जिसके साथ एक कुछ अरसे से काम करते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है। तो और वो हमें कोई ज्यादा परेशान भी नहीं करता। तो ऐसी सूरत हाल में तो इसी के साथ क्यों ना चला जाए। तो ये बुनियादी तौर पे मकसद है। ठीक हो गया, ठीक है सर। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मोहसिन रजा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। मोहसिन भाई, जरा बताइएगा, आपको सबसे पहले तो ये जो तरमीम की जा रही हैं, जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, इसके ऊपर आपकी जाती राय जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे? मेरी जाती राय वही है जो अहमद रजा साहब की है जी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी वजाहत की है कि इनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है जावेद इकबाल साहब के साथ, उसकी बुनियाद पे ये उनको मजीद तोसी देना चाहते हैं। ठीक है। जो कि इमरान खान के पहले वादों पे और दावों के बिल्कुल बरक्स है। वो हमेशा मैरिट की बात करते थे, असूल की बात करते थे, टेनोर पोस्टिंग की बात करते थे। उन्होंने जो भी दावे किए थे, अब हालात जो है बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहे हैं। और उन्होंने जो है अब हालात से समझौता कर लिया, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नैब को और तहकीकाती इदारों को मतलूब हैं। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उन्हें एक ऐसा चेयरमैन नैब चाहिए जो उनके अंगूठे के तले हो और जिसकी वीडियो उनके पास हो। वो कल ही दूसरा चेयरमैन नैब लगा सकते हैं। अच्छा। अगर उसकी वीडियो उनके पास हुई, अच्छा, वीडियो, तो वो किसी और को लगा सकते हैं क्योंकि फिर वीडियो के जरिए किसी आदमी से काम लेना ज्यादा आसान है। बड़ा ट्रेंड बन गया वैसे वीडियोस वाला पाकिस्तान में, नहीं सर? बड़ा कॉमन होता जा रहा है ये सिलसिला। अच्छा, ये चलें, मैं एक और छोटा सा सवाल आपसे, आपको क्या लग रहा है कि जो नया नैब का चेयरमैन है वो कब तक उसकी तैनाती हो सकती है? अभी तो कहा गया ना, जब तक कोई नया ओहदा इस ओहदे पे कोई नया शख्स नहीं आते, तैनात नहीं होते। नहीं, क्या लग रहा है कब तक नया चेयरमैन बिल्कुल नहीं लगेगा और यही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जब तक कि ये इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बुला नहीं लिया जाता। अच्छा, तो ये उस वक्त तक काम करते रहेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। सर, आपको क्या लग रहा है अहमद साहब, कब तक ये जावेद इकबाल साहब ही रहेंगे और नया चेयरमैन कब तक आ सकता है अगर तौसी हो जाती है? पर्सनली आई एम ऑफ द व्यू कि जो प्रेजेंट की जो लॉ है उसमें एक दिन की भी एक्सटेंशन नहीं है। बिल्कुल 8 तारीख को इनकी रिटायरमेंट डेट है। इसको कहते हैं अपना कैलेंडर अपॉइंटमेंट। कि कैलेंडर अपॉइंट जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है, उसको पता, आपको पता होता है कि उसने फ्लां डेट को, उसने 20 जनवरी को उसने हैंड ओवर कर देना है चीज और फ्लां डेट को इलेक्शन होना है। तो इसको कहते हैं टेन्योर अपना कैलेंडर अपॉइंटमेंट। तो कैलेंडर अपॉइंटमेंट जो है, जैसे ही वो कैलेंडर कहता है कि भाई वो दिन आ गया, तो आपको उस ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ता है जी। सो देयरफॉर इसीलिए ये ऑर्डर्स ला रहे हैं। अब चीज ये है कि ऑर्डर्स का जो है, ये आर्टिकल 79 के तहत एक गवर्नमेंट को ऑफ द डे को पावर है, बट इन ए वेरी अनयूजुअल अपने हालात में कि असेंबली ना हो। अब कल तक असेंबली चल रही थी और उसको आपने कल सैनिटाई कर दिया विदाउट डेट, और आज आपने अपना जो ऑर्डर्स लिया है। तो ये जो है, इसको कहते हैं टू हुडविंक द लीगल रिक्वायरमेंट थी। अब जब आप मिसयूज करते हैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पावर,
तो उससे फिर बजाय एक कोवियत पैदा होने के, एक रब्त पैदा होने के, नफरतें पैदा हो जाती हैं। और अगर जब नफरतें पैदा हो जाएं तो उससे जो है रियासत को बड़ा डैमेज होता है। तो पर्सनली आई फील के डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को खुद ही चले जाना चाहिए। अच्छा, enough is enough। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा ये तो। अच्छा, एक मेरा जो दूसरा सवाल है दोनों मौजूद मेहमानों से, पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं, काफ़ी मुतनाज़ा हो चुका है उनका केस, उसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने पहले कहा जी हम मुशावरत नहीं करेंगे उनसे, बाद में कहा जा रहा है कुछ वज़रा की तरफ से मुशावरत की जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि वही बात आ गई कि लीगल और लॉ के हवाले से अगर हम देखें पर्सपेक्टिव तो बात करनी चाहिए और ये शक भी मौजूद है इस वक्त, इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप शहबाज शरीफ साहब के हवाले से? मुझसे पूछा? जी आपसे सर, प्लीज। जी, तो उसमें देखें ये है कि there can be a deputy leader of the house also who can deputize the leader of the opposition या जो है वो he can बीमार हो सकता है, कुछ और हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, वो at a given time he may not be able to come back. So there's ये ऑपोजिशन का एक प्रिविलेज है। आइडिया इज कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड रखा जाए। तो वो ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड रखने के लिए जरूरी नहीं है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बैठा हो। ऑपोजिजन कैन सेंड डेप्यूटी लीडर, एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव who can deputize on behalf of the leader of the opposition. So like this is in the law, ये आप लॉ के हवाले से बता रहे हैं पॉसिबिलिटी। ये प्रोसीजर है ना जी, प्रोसीजर। ओके, ठीक है, ये प्रोसीजर है ना जी, प्रोसीजर है। अगर इन केस, अच्छा कुछ लॉ में, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी गहरी निगाह रखते हैं सर, अगर केसेस चल रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के ऊपर तो उस सूरत में कुछ लॉ में है? देखिए उसमें जो है एक जो इस वक्त एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि भाई ये ऐसे ही है कि चोर से पूछें कि भाई तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होना चाहिए, तो यही कहा गया। जी, तो ये इनका यही मौक़िफ़ है ना। तो वो उसमें मतलब थोड़ी बहुत वक़्त तो है उसमें तो लेकिन बात यह है कि यहाँ काम रुकता नहीं है। आपकी ये इनकी रिजर्वेशन है, ठीक है, यानी इलीगैलिटी नहीं है, ये रिजर्वेशन है कि जनाब उनके पर केसेस चल रहे हैं और उस सूरत में अगर वो किसी का इंतखाब करेंगे तो वो ऐसे बंदे का इंतखाब करेंगे जो जिस पर एक छोटा सा एहसान कर देंगे कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट में हमारा भी हाथ है जी। तो इसलिए प्रोप्राइटरी डिमांड्स वो he should stay away and opposition जो है वो तो अपनी वहाँ बैठी हुई है ना, opposition can send somebody else. No, this is a very good option by the way कि opposition can send someone else, very true. जी मोहसिन साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से opposition leader? मोहसिन रजा भाई। शहबाज शरीफ जी इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं और ये है कि आपने जो कानून बनाया है जी उसमें ये बात शामिल है। और पहले जो शाहिद खाकान और खुर्शीद शाह के मस्जिद से इन्हें निकाया गया था उनके मशवरे पे, तो इन्होंने जावेद इकबाल ने दोनों को पकड़ के अंदर किया, ठीक है, और उससे ये बात तो साबित नहीं होती कि चेयरमैन ऐप किसी का एहसानमंद था या उसके ऊपर किसी ने एहसान किया तो उसने उसका ख्याल रखा, बल्कि ये तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एहसान फरामोश साबित हुए कि जिन्होंने इनका नाम प्रपोज किया और इन्होंने इन पे इत्तेफाक किया, इन्होंने इन दोनों को अंदर कर दिया। तो ये बात यहाँ पे कहना कि एक चोर के कहने पे तफ्तीशी लगाया जाए, ये उनका मौक़िफ़ है ना, गलत बात है और गलत मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जो वो पेश कर सके कि इसमें या तो उन्होंने जावेद इकबाल साहब ने खुर्शीद शाह और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ
कोई नरम गोशा इख्तियार किया होता तो हम कहते कि ये जो आदमी ने लगाएगा ये चेयरमैन है तो वो उसके साथ नरम गोशा इख्तियार करिए, लेकिन ये तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो रहा। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको क्या लग रहा है कोई ऐसा नाम कुछ आपके जहन में, कसूरी साहब से पूछूंगा ये सवाल, क्या लग रहा है कोई ऐसा नाम आपके जहन में हो जो शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में इस पोजीशन के लिए, जिसपे हुकूमत और अपोजिशन दोनों आमादा हो जाएं? हाँ, तो वो हो सकता है कि अलीमा बाजी को बना दिया जाए तो इस पे एक तो इमरान खान बहुत खुश होंगे, अच्छा, और दूसरा अपोजिशन भी है उनके लिए नरम गोशा पैदा कर लेगी इमरान खान अच्छा, की। ठीक है, ठीक हो गया। कसूरी साहब सर क्या कहेंगे इस हवाले से, कौन से नाम ऐसे हैं जो ज़ेरे गौर हो भी सकते हैं और आपकी नज़र में भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जिसपे हुकूमत और अपोजिशन दोनों इत्तफा कर सकते हैं? देखो, इसमें मिसाल तौर पर नासिरुल मुल्क जो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बड़े अपना बैलेंस किस्म के इंसान थे और उनके बारे में कोई लेफ्ट और राइट अपोजिशन और गवर्नमेंट का कोई रिजर्वेशन नहीं थी। ही वुड जस्ट फॉलो द लॉ, ऐसी वो हो सकते हैं। या फिर ये जो है जस्टिस खोसा जो अभी कोई रिटायर हुए, ही कैन बी इक्वली गुड। तो ये दो तीन ऐसे हैं नाम सी। अच्छा, क्या नाम सिर्फ कोई जस्टिस ही हो सकता है या कोई और भी हो सकता है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, नो कंपल्शन। ही कैन बी ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हो सकता है, कोई रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो सकता है, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस से भी हो सकता है, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल FIA भी हो सकता है, रिटायर्ड फौजी भी हो सकता है। उसमें कोई सच कोई कतवन नहीं है। आइडिया इज के ही शुड बी लॉ नोइंग पर्सन एंड अबव ऑल उसकी न्यूट्रलिटी की लोग कसम खा सकें कि ये बंदा न्यूट्रल है एंड ही जस्ट फॉलो द लॉ, दैट्स इट। वेरी ट्रू। अच्छा सर, ये मेरा आपसे लास्ट सवाल होगा, फिर यही सवाल मोहसिन साहब की तरफ भी लेकर जाऊंगा। कसूरी साहब ये बताइएगा कि अभी देखें केसेस कुछ पेंडोरा के हवाले से मैं लाजमी बात करना चाहूंगा जाते जाते, कुछ केसेस निकले हैं PTI के हवाले से भी, जिसके ऊपर अभी कमेटी बनाई गई है। इमरान खान साहब ने कहा बड़ी एक एलीट टीम बनेगी, वो काम करेगी, और कुछ बना भी दिया गया इस हवाले से। इस मौके पर जावेद इकबाल साहब की तौसी करना, क्या ये कोई क्वेश्चन मार्क रेस कर सकती है इमरान खान साहब के हवाले से या PTI के हवाले से? देखें, हर शख्स का जो माइंड है ना, वो एक ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है अपना सिस्टम, जो वो बहुत सारी चीजों को कंसीव करता है। ठीक है। तो हर इंसान का एक माइंड है, हर इंसान अपने ब्रेन के जरिए कोई चीजें कंसीव करता है। तो एक तो आपने खुद इसका अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। मैं तो आपकी राय लेना चाह रहा हूं। ये जो पंडोरा बॉक्स जो खुला है, पंडोरा जो लीक्स या पंडोरा पेपर्स जो है, इसमें बहुत सारे कोई नाम आए हैं। अपना हलीम खां का नाम है, वाटा का नाम है, अपना वो मखदूम शौकत तरीन साहब का नाम है, शौकत तरीन का नाम है। और अभी तो ऐसे हुआ, अभी बहुत सारे 700 के लगभग नाम है, तो अभी बहुत सारे और नाम और आएंगे। तो वो पोजीशन ये है कि वो तो फिर जो उनके केसेस स्टार्ट हो गए, तो फिर तो इमरान खान अपने दाएं बाएं देखेगा तो वो फिर अकेला ही रह जाएगा कि पीछे से पीछे। अच्छा, इमरान खान साहब की अपनी नीयत पे तो कोई शक नहीं है, उन्होंने तो कह दिया केसेस भी सबको लड़ने पड़ेंगे, अपने आप को साफ भी जाहिर करना पड़ेगा। फैसल वाडा साहब ने तो बहुत बड़ा ट्विटर पे स्टेटस भी लगा दिया, जी सबसे पहले मुझसे स्टार्ट करें, मैं टेस्ट देने को तैयार हूं सबसे पहले। तो अभी तक तो बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं सब। शौकत तरीन साहब ने भी बड़ी सफाई दे दी है, तो अलीम खान साहब ने भी कह दिया जी आप बिल्कुल करें। तो अभी तक तो सबकी तरफ से यही कहा गया है, तो पॉजिटिव है, अच्छा इमेज है। देखे बात यह है कि ये जो मैं टेलीविजन को देखता रहता हूँ उसी गाय बगाए, मुझे अभी तक जिस शख्स के मौकफ में और उसकी सफाई में जो मुझे कुछ सच्चाई का एलिमेंट नजर आया, वो था मेजर नादिर परवेज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नादिर परवेज जब उसने
कहा कि मैंने हिंदुस्तान के साथ 3 जंगें लड़ी, मैं उनकी जेल तोड़कर वहां से निकला, मैं सारा जुर्रत हूँ, तो मुझको ये कि मैं इंडिया के साथ बिजनेस करता रहूं, जिस मुल्क के साथ मैंने जंगें लड़ी मैं उनके साथ कारोबार करूंगा। और वो वर्चुअली यानी कि वो रो रहा था नेचुरली सेंसिटिव बड़ा एलिगेशन होता है इंडिया के हवाले से कारोबार की, बड़ा एलिगेशन। तो वो मुझे तो उस शख्स के अलावा और बाकियों की जो है वो बस अपना ड्रामाबाजी है, ड्रामाबाजी है अपना। लेकिन मुझे अगर किसी की मौक़िफ़ में सच्चाई नजर आई तो वो मेजर राजा नरनाथ। राइट सर, बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन भाई क्या कहेंगे जाते जाते इस हवाले से, क्या लग रहा है आपको? पीटीआई के अपने केसेस निकल आए हैं, पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, उसी वक्त पे तौसी की जा रही है, आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क रेज हो सकता है कोई? देखिए ये पेट्रोल वक्त तो बात की बात है। पहले तो जो है तोशा खाना के इसमें जी वो भी एक ये बताया जाए कि वो गुठरी का और हाथ का और दीगर तहब का क्या बना है। अगर वो इमरान खान ने वो सब चीजें अगर खुद ली हैं तो उसके पैसे कहाँ से अदा हुए हैं? इमरान खान की तो तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा गुजारा करना भी मुश्किल होता है, तो वो किस तरह ये सारी चीजें ले सकते हैं? तो ये पिटोरा पेपर्स का तो मसला बाद में आएगा, पहले अभी वही खान अपने फेल का जवाब दें कि उन्होंने ये कहाँ से सब चीजें ले ली हैं तोशा खाना से। मैंने कल ये सवाल जब मोहसिन साहब मैंने जब ये सवाल जब उनके स्पोक्स पर्सन हमारे प्रोग्राम में थे इस मौजू पे, जब अहमद जवाद साहब से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि चले आप इसको छोड़ें, आप ये देखें उनका नाम पंडोरा में तो नहीं निकला ना, पंडोरा में तो वो क्लीन है हमारे लीडर, तो उनका कुछ ऐसा जवाब है सवाल से। नहीं लेकिन अगर कोई ये कहे कि कराची में कहीं डकैती हुई है और इमरान खान साहब जो है उसमें शामिल नहीं है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन हम जो सवाल पूछ रहे हैं कि वो तोशा खाना के सारे मामला की वो कहाँ से वो करेंगे? देखते हैं, शायद हो सकता है फ्यूचर में सारे मंजर आम पर आ जाएं। बिल्कुल मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, उसके बाद फिर यंग डॉक्टर्स के मौजू पे मैं जाना है। कसूरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा दोनों मौजूद मेहमानों से बात करके, और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में यकीनी तौर पर उन्होंने मामले को समझाने की और इसकी नौयत को समझने की और समझाने की कोशिश की। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं और बात करेंगे कुछ यंग डॉक्टर्स के हवाले से। आज कुछ अजीब सिलसिला रहा इस्लामाबाद में, खासतौर पे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बिल्डिंग के सामने ठोकर न्याज बेग से ट्रैवल करते हुए बहुत सारे तलबा और तालिबात मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे, जिसे ऑर्गेनाइज किया था मेडिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यंग डॉक्टर्स। ये लोग वहाँ जाते हैं जी और एहतजाज करते हैं नेशनल जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल एग्ज़ाम के हवाले से, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो MBBS के बाद इनको दिया जाता है, एग्ज़ाम जो कि लाजिम है देना, उस हवाले से कुछ एक सिलसिला है जिसके ऊपर बातचीत मेरे ख्याल में अब शायद शुरू होगी नहीं होगी तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल एहतजाज को रोक दिया गया इस्लामाबाद में।
अब मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस हवाले से क्या राय रखती है, इस पे बात करने के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी जनाब कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे मैं सबसे पहले इस हवाले से बात करूंगा। नायाब जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करूंगा इस पैनल में, और सीनियर एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट हैं, साथ राइटर भी हैं। इसी के साथ साथ हमें आसिम रजा साहब भी ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताने के लिए। जी, मैं सबसे पहले कैसर सज्जाद साहब की तरफ आऊंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुछ सिलसिला ऐसा हो चुका है कि बात करना नागुज़ीर हो गया था। सर ये क्या इशू है, क्या बेसिकली जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है, फिर ये बात हाथापाई तक कैसे पहुंच गई, शेलिंग तक कैसे पहुंच गई। प्लीज इस पे आप जरा थोड़ा सी रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं तस्दीक कर दूं कि मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं, मैं सेक्रेटरी जनरल हूं। सेक्रेटरी जनरल, राइट सर, बहुत शुक्रिया सर, मेडिकल एसोसिएशन में। और दूसरी बात ये कि ये बात मैं 2018-19 में कर चुका हूं। राइट सर। ये दिन आना है, उसकी वजह ये है कि देखिए MBBS कर लिया जिसने, उसके बाद उसको आप एक NLE का एग्जाम दिलवा रहे हैं, यानी कि लाइसेंस नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जिट एग्जामिनेशन। अभी आप एंट्री टेस्ट ले रहे हैं MT कैट के नाम से, और उसके बाद फिर आप जब वो निकल जाएंगे डॉक्टर बन के, तो फिर आप उसको वो करेंगे, लाइसेंस के लिए एग्जाम करेंगे कि ये डॉक्टर सही बन के निकला है कि नहीं है। और वो करेंगे 2 घंटे के अंदर। जो 5 साल में बच्चे ने मेडिकल कॉलेज के अंदर जो तालीम और ट्रेनिंग ली है, उसको 2 घंटे में जांचा जाएगा कि ये डॉक्टर के काबिल है कि नहीं। ठीक है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि आप स्टूडेंट के ऊपर इम्तिहान दर इम्तिहान आप किए जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम को सही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब NLE में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके बाद एक और एग्जाम रखेंगे कि जी NLE तो सही नहीं हो रहा है, हम एक और जांचेंगे कि जी NLE सही हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। तो ये तरीकेकार मैं समझता हूँ कि गलत है। और जब एक डॉक्टर MBBS करता है, जब आपने उसकी एंट्री टेस्ट भी नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको इंटर के जो सिस्टम है उस सिस्टम को इतना मजबूत करना चाहिए, इतना उसका स्टैंडर्ड अप करना चाहिए कि उसकी बुनियाद पे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन होना चाहिए या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। लेकिन जब आप उसका एंट्री टेस्ट लेके एडमिशन हो जाता है, तो फिर आप ये कह रहे हैं बकौल PMC के कि हम मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर एतबार नहीं करते, तमाम के तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बेकार है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए हम 2 घंटे में। तो ये तो आपका फेलियर है ना कि आप मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं, फिर आप इजाजत क्यों दे रहे हैं? वहाँ से MBBS होना ही नहीं चाहिए, वो बच्चों का पैसा लगना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। अच्छा। जी, तो अब पेरेंट्स जो है, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो माँ बाप जो है इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पे, और उनको 5 साल तक उनका टाइम जाया कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो MBBS कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, डिग्री तो उनको मिल जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि हम लाइसेंस देंगे ताकि ये कहीं काम ना कर सके, ये प्रैक्टिस नहीं कर सके, वो कहीं पे अपनी क्लिनिक नहीं खोल सके। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना, देखो ठीक हो गया, बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरा बच्चा या मेरी बच्ची अगर NLE का एग्जाम देती है और वो फेल हो जाती है, तो आप हर 3 महीने के बाद कहते हैं कि हम एग्जाम लेंगे, आप दूसरे एग्जाम में बैठ जाओ। अच्छा जी, हम दूसरे एग्जाम में बैठ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं इसके? वो उसमें कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, आप करते रहें बस। आप सवाल ये है कि क्या लोगों के पास, मैं आपको अभी जो बातें बताने जा रहा हूँ वो सुने गौर से जी, प्लीज प्लीज सर। जो इस मुल्क के अंदर कितने अमीर तरीन लोग हैं कि इस वक्त MD कैट के लिए माँ बाप अपने बच्चे को एंट्री टेस्ट पास कराने के लिए कोचिंग सेंटर दिलवाते हैं अपने बच्चों को, और उसमें 50-60 हजार रुपए खर्च करते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा खर्च करते हैं। अब NLE आ गया कि MBBS करने के बाद अब वो उसको पास करने के लिए फिर एक कोचिंग सेंटर बनेगा। ठीक है। और कोचिंग करवाएंगे बच्चों को, तो माँ बाप पैसे दर पैसे दिए जा रहे हैं, और वो उसके बाद अगर
जो मैं सब कुछ करने के बाद भी वो 3 दफा 4 दफा NLE नहीं पास कर रहे हैं। तो मैं तो अपने बच्चे से कहूंगा कि NLE में ऐसा क्या है, ऐसा क्या मुश्किल टेस्ट है, ऐसा क्या है जो बच्चों ने शायद पढ़ा नहीं है, वो पास नहीं कर पाते, तो इसको ये भी समझा जाए कि वाकई वो नालायक हैं अगर पास नहीं कर पा रहे 4-4 दफा में। इस एस्पेक्ट को भी देखें ना जरा। अभी तो NLE हुआ नहीं है ना, अभी तो NLE हुई नहीं। अगर उसके बाद ये पास नहीं करते हैं तो आपने तो पहले ही कह दिया कि मेडिकल कॉलेज ही खराब है। मतलब आपने मेडिकल कॉलेज को फ्री हैंड दे दिया, छोड़ दिया है कि आप वो पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं जी, हम तो NLE लेंगे। तो अगर आपने NLE पे जज करना है तो पैसे खर्च करेगा, तो मैं अपने बच्चों को क्या करूंगा कि 3-4 दफा अटेम्प्ट कराने के बाद मैं उसको एक क्लिनिक खोल के छोड़ दूंगा और मैं कहूंगा, फिर कोई मुझे बोलेगा कि जी वो तो लाइसेंस चेक करने आएगा, तो मैं उसको ये कहूंगा कि लाइसेंस पहले जाके 6.5 लाख अताई डॉक्टर जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया वो क्लिनिक कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। तो आप उसको तो आपने इजाजत दी हुई है, और जो MBBS किया हुआ है, हाउ कैन यू प्रिवेंट टू रन अ क्लिनिक, कैसे आप उसको रोक सकते हैं? ठीक हो गया। ये आप सोचे ना, वेरी राइट सर। 6.5 लाख अताई डॉक्टर इस वक्त जो है मुल्क में आप मासूम जानों से खेल रहे हैं, उसको के बारे में। और आप कह रहे हैं कि जो MBBS डॉक्टर है उसको हम लाइसेंस नहीं देंगे और उसकी क्लिनिक नहीं खोल सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? राइट सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हमारे साथ नायाब जान साहिबा मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी बिल्कुल मैं जानूंगा कि क्या राय रखती हैं। नायाब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नायाब साहब, आपने सुना डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब क्या फरमा रहे थे, आपको क्या लगता है ये जो एहतजाज किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई बातचीत भी नहीं होती, फिर यहाँ तक हमारे समझ नहीं आता कि स्टूडेंट्स के साथ ये किस तरह पुलिस जो है वो आंसू गैस तक पहुंच जाती है, शेलिंग तक पहुंच जाती है, पथराव हो जाता है। तो इस पूरी सूरत हाल को आप खुद भी माशाल्लाह यंग हैं, आप खुद भी इसको बेहतर समझती होंगी, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए मेरा ख्याल है कि हमने जो रवैया देखा है स्टूडेंट्स की तरफ, एक्टिविस्ट की तरफ, यंग डॉक्टर्स की तरफ पिछले चंद सालों के अंदर, वो इसी बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है वो इन इट्स ट्रू स्पिरिट हम अभी तक से जो है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए जो जमहूरी निज़ाम होता है उसके अंदर एहतजाज करने का हक हर शहरी के पास होता है, और उसमें इस तरह की बहुत ही कोई जो अथॉरिटेरियन रजीम्स होती हैं, ड्रकोनियन रजीम्स जिनको हम कहते हैं, जो लोगों की आज़ादी इज़हार के खिलाफ होती हैं, उनके एहतजाज के हक के खिलाफ होती हैं, वही इस तरह की रजीम्स होती हैं जो आगे से फिर तशद्दुद करती हैं एहतजाज को रोकने के लिए। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि यंग लोग जो कि बेसिकली बैकबोन जिनको कहा जाता है हमारे मुल्क का, उनकी शरह भी बहुत ज्यादा है, ये उनके पास क्या मैसेज जाता है कि पहले तो देखिए उनके फ्यूचर्स के बारे में जब भी जो डिसीजन हुए जा रहे हैं मुशावरत के बगैर हो रहे हैं, और फिर जब वो इस चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं जो कि उनका हक है बतौर शहरी, बतौर एक जमहूरी माशरे में रहते हुए, तो तब भी उनको आगे से इसी तरह का जो है वो रद्द अमल स्टेट का सामने आ रहा है, रियासत का, कि उनके एहतजाज को रोका जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। और ये अब यंग डॉक्टर्स वाला जो और स्टूडेंट्स वाला जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स वाला, ये बहुत देर से ये चीज चल रही है। तो एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं वो भी जब रैलीज निकालते हैं, और भी जो ग्रुप्स हैं वो रैलीज निकालते हैं, तो हमने ये देखा है कि पिछले चंद सालों में उनको काफी ज्यादा रियासती तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, ये गैर जमहूरी है, और मेरे ख्याल में मशावरत के साथ चलना चाहिए। हमने इसी तरह का रवैया देखा था जब नर्सेज की भी स्ट्राइक हुई थी, जब टीचर्स की होती रहती है स्ट्राइक हुई थी। हर तरह के जो ग्रुप्स हैं जिनकी जब स्ट्राइक्स होती हैं वो एहतजाज करते हैं, तो हमने इसी तरह का एक पैटर्न देखा है। जो क्या सॉल्यूशन क्या लग रहा है आपको, इसका असल तरीका क्या होना चाहिए हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में, रियासत के बीच में? देखें, पॉलिटिकल सिट-इन्स होना, पॉलिटिकल इस तरह की चीजें होना वो एक अलग बात है, वो बाला तरह से, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स के साथ जो रवैया इख्तियार होता है, ये स्टूडेंट्स जो एहतजाज करते हैं, इसका कोई और आपके ख्याल में बेहतर हल हो सकता है?
कि दुनिया में किस तरह ये चीजें सॉल्व होती होंगी? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा पहले तो ये कि मुशावरत के साथ किया जाता है। इस तरह के जो बहुत बड़े डिसीजंस हैं ये फिर एक और हम डिबेट में चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके अंदर इसीलिए स्टूडेंट यूनियंस भी होते हैं और डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स के नुमाइंदगी करने के ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। तो वो फिर बैठ के मुशावरत करते हैं, वहाँ पर एक गिव एंड टेक होता है, तो तभी जाकर इस तरह के फैसले किए जाते हैं। और आउट ऑफ द ब्लू इस तरह के फैसले जो है मुसल्लत नहीं किए जाते और बार-बार जो बिल्कुल डिस्कशन होती है। वैलिड पॉइंट। मैं कैसे सजाद साहब सर आपकी तरफ वापस आऊंगा, मुझे बताइएगा आपके ख्याल में अब ये जो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, इसको रोकने के लिए क्या ऐसे इकदाम जो हुकूमत को करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत का जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को रातों रात खत्म करके पीएमसी बना दिया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, ये बहुत बड़ा इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज करती जाती है ना, वो आप मुसल्लत नहीं कर सकते, आप थोप नहीं सकते। ये इंडियन मेडिकल कमीशन भी बना है। उन्होंने क्या किया कि इंडियन मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को उन्होंने कमीशन में चेंज किया और क्या किया इन्होंने कि ये इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि जी इंडियन मेडिकल कमीशन हम बना रहे हैं, उसके अंदर ये यही चीजें कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें 4 साल तक उसमें बहस होती रही, मुशावरत होती रही, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दूसरे लोग, सारे लोगों ने किया, और फिर 4 साल बाद उसमें जो भी खामियां थी अब वहाँ पर लागू हो गया है। कोई एहतजाज नहीं है। ये हुकूमत पता नहीं इन्होंने क्या किया कि ये एक चीज मुसल्लत कर दी कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। ठीक है। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट की, ठीक है, बारहा रिक्वेस्ट की कि देखें आप मुशावरत करें। पहले 3 खत लिखे इमरान खान साहब को भी कि प्लीज ये जो पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन पे हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान में हेल्थ केयर डिलीवरी का सिस्टम कुछ प्रॉब्लम्स है, उस पर बात करना चाहते हैं। ठीक है। तो लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। हमने बड़ी कोशिश की, जब भी वो यहाँ आते हैं कराची, हम उनसे मिले, या हमारे दोस्त जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लोग जो लाहौर पंजाब में हैं, वो उनसे मिलने की बड़ी कोशिश की, नहीं हो सका। तो ये बड़ा वैलिड आपका शिकवा है, मेरे ख्याल में हुकूमत तक पहुंचेगा भी, और हम भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रोग्राम्स में आएंगे, यकीनी तौर पे बात उन तक मैं पहुंचाऊंगा, इस बात की मैं आपको जमानत दे सकता हूं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि पिम्स अस्पताल में उनका इलाज करने से मना कर दिया, आप ये इस रवैये को कैसे देखते हैं? फिर इस पूरे वाकये के बाद जो पुलिस एहलकार जब पिम्स अस्पताल पहुंचे तो उनका इलाज करने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? पुलिस वालों का क्या इलाज करने के लिए? जी, उनका इलाज नहीं किया गया पिम्स अस्पताल की तरफ से। इस्लाम, देखिए, बात सारी ये है कि इस वक्त इसमें जो सूरत हाल चल रही है, इसको मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत गलत कर रही है। ठीक है। ये एहतजाज कम नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है। मुल्क गिर का तो ऐलान हो ही गया, और ये सिचुएशन बहुत ही खराब होने जा रही है। ठीक है। मेरी दरखास्त होगी हुकूमत से कि देखिए, ये तमाम डॉक्टर्स का एक ही इशू है, और अगर ये कोई समझ रहा है कि डॉक्टर्स की जो है ना बहुत सारे फिरके हैं, डॉक्टर्स की यूनिटी नहीं है, तो ये उनका ख्याल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये पीएमसी के मामले में तमाम डॉक्टर्स, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ जितनी भी सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो YDA हो, चाहे वो पीमा हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइज, चाहे जितनी भी सोसाइटीज हो, वो सारे वो एक प्लेटफॉर्म पे है। और होगा ये कि अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल खराब हुई, पूरे पाकिस्तान का हॉस्पिटल अगर बंद हो गया, फिर क्या करेंगे? ये ठीक हो गया, इसको लेकर आएंगे। ये बहुत काफी अलार्मिंग सिचुएशन आपने बताया है कि ये सूरत हाल हो। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा टेबल पे आए, टेबल पे आए। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ये फेलियर है हुकूमत का कि डॉक्टर हजरात जो है वो रोडों पे है। ये हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है, और इसको रोकने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पे जो संजीदा लोग हैं, ये जो पुलिस के साथ जो है बलूचिस्तान में किया गया, जो पंजाब पे किया गया, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, लाठी और आंसू गैस और मिर्चियों की स्प्रे की जा रही है, ये कोई जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो MD के
ये कोई इंडिया से नहीं आए हुए हैं, ये कहीं और से नहीं है, ये पाकिस्तान। बिल्कुल आपका पैगाम बड़ी प्रॉपर वे में लाउड एंड क्लियर मेरे ख्याल में इंतजामिया तक पहुंच गया, रियासत तक पहुंच गया, बड़ी तरीके से आपने बताया। अब मैं क्लोज करूंगा नायाब साहब, आपके कमेंट के ऊपर मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में हुकूमत इसको कैसे रिजॉल्व कर सकती है और फ्यूचर में इस तरह के वाकयात ना हो तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हमारे डिपार्टमेंट्स को लेने चाहिए, ऑलरेडी वो SOPs बना देनी चाहिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। अभी वही जो गुफ्तगू हो रही थी, ये बुनियादी फेलियर है इस हुकूमत का कि एक गैर जमहूरी जो रवैया है और जो जिस ग्रुप से रिलेटेड कोई फैसला लिया जा रहा है उस ग्रुप के साथ मशवरा करना, मुशावरत करना, बहस करना, डायलॉग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बगैर सोचे समझे जो फैसले मुसल्लत करना, और उसके बाद देखिए जब एक दफा आपसे गलती हो गई है, मेरे ख्याल में इसमें कहीं ना कहीं एक ईगो का अजीब सा फैक्टर भी है कि जब गलती हो गई है और उस पर भरपूर एहतजाज हो रहा है और अगली जो आगे जो साइड है उसकी बातों में वजन है, तो सिंपल सी बात है कि उसको तस्लीम करें और उनको बुलाएं डिस्कशन की टेबल पे। यही चीजें रिपीट हुई। ये पहले हमने नर्सेज की जब एहतजाज हो रहा था तब भी देखा, हमने सिविल सर्वेंट्स के एहतजाज पे भी देखा, हमने बहुत ज्यादा देखा कि ये एक गैर जमहूरी रवैया, एक अथॉरिटेरियन रवैया और फैसले मुसल्लत करना जो है लोगों पर, ये छोड़ना पड़ेगा हमें। प्रॉपर इसी सदी में रहते हैं, जमहूरी माशरे में रहते हैं, लोगों को अपने राइट्स का पता है, आप इस तरह से उनसे उनके हक नहीं छीन सकते। तो जब उनके बारे में कोई फैसला है तो वो उनसे मशावरत करने के बाद ही होना चाहिए। हर प्रोफेशनल ग्रुप की कमेटी होनी चाहिए जो फिर जाकर टेबल पे बैठे हुकूमती नुमाइंदों के साथ और डिस्कशन के बाद चीजें पूरी कमेटी होनी चाहिए, डिस्कशन हो, प्रॉपर रूल्स बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया नायाब साहबा, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया क्या बेहतरी लाई जा सकती है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपकी आवाज़ बिल तक पहुंच चुकी है रियासत तक, और डेफिनेटली रियासत को इस हवाले से मैच्योर डिसीजंस लेने होंगे, ना कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स ने खास तौर पे कोरोना के दिनों में जितना मेरे ख्याल में सफ़र किया है डॉक्टर कम्युनिटी ने, हम डेफिनेटली उनको सैल्यूट करते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे हुकूमत को आई थिंक स्टेप इन करके इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमानिल्लाह।